हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 10वीं का जितना भी इतिहास का 2 नंबर का प्रश्न है, सभी को बारी-बारी से देखते हैं और आप लोग ये याद रखिएगा कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लिख कर याद करने का प्रयास करें। तो चलिए हम देखते हैं, पहला मेरा प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है? मेरा पहला प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है? इसको आराम से समझिएगा, इसको भी लगा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछेगा, ठीक है? तो ये खूनी रविवार की बात करते हैं तो रूस में 9 जनवरी 1905 में एक घटना होता है। 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1905 में। क्या है कि लोगों का एक समूह था। लोगों का एक समूह ने रोटी दो नारा लगाते हुए राजमहल की ओर बढ़ रहा था, ठीक है? अब राजमहल की ओर जब बढ़ रहा था, तो राजमहल के पास जो सैनिक थे, वो वहाँ पे तैनात थे इन लोगों को रोकने के लिए, ठीक है? और जो इन लोग जो व्यक्ति जो जो गए थे, वो निहत्थे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था। जब इन लोग राजमहल की ओर बढ़ते गया, तब वहाँ के सैनिकों ने इन लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इस गोलियों के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग खून की नदी बह गया और जब खून की नदी बह गया इसी और उस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रूस में 9 जनवरी 1905 में लोगों का समूह रोटी दो नारा लगाते हुए राजमहल की ओर बढ़ने लगा। सेना ने इन निहत्थे देखिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तब से वह रविवार का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे समझ में? सीधा आप लोग ये याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 में एक घटना हुआ था जिसमें लोगों ने रोटी दो नारा लगाते हुए राजमहल की ओर जा रहा था। राजमहल के सैनिकों ने इन लोगों निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। खून की नदियां बह गया, बहुत सारे लोग मारे गए। इस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे समझ में? आगे समझ में? ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब मेरा दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा है, थोड़ा सा बड़ा इसको लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? क्वेश्चन मिला अक्टूबर क्रांति क्या है? ये भी आई है, जितना भी 30 को लगा क्वेश्चन है सभी भी आई, ठीक है? अब इसको देखिए कि अक्टूबर क्रांति है क्या। तो 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेवियों ने बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका। देखिए कि लेनिन था, उसके नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि 7 नवंबर 1919 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शिविक ने एक वर्ग था बुर्जुआ वर्ग, उसको क्या किया, उसको उखाड़ फेंका और वहां पे सर्वहारा वर्ग की स्थापना किया था, जिसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह इतिहास में पहली संवादी क्रांति था। ठीक है, अगर समझ में? चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखिए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। अपने जीविकोपार्जन मतलब होगा अपने जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम मतलब हो गया काम, अपने काम पर निर्भर रहता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम लोग आते हैं। कहने का अथवा सर्वहारा वैसा वर्ग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, वो अपने जीवन यापन करने के लिए वो अपने आप पर निर्भर रहता है, उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इसके अंतर्गत किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और आम लोग आते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि क्रांति के पूर्व
तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? अब क्रांति जो हुआ था उससे पहले की बात कर रहा है कि रूसी किसान की स्थिति क्या थी? तो देखिए क्रांति से पूर्व रूसी क्रांति की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो रू क्रांति हुआ था, क्रांति से पहले रूस का जो किसान था उसका स्थिति बहुत ही खराब था, ठीक है? उसके पास अब देखिए उसके खेत बहुत छोटे-छोटे थे। उनको खेत था जो उनके पास जो खेत था वह छोटे-छोटे थे, जिन पर वो पुरानी ढंग से खेती करते थे, जिन पर वह पुरानी ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूँजी की कमी थी और वे हमेशा करों को बोझ से दबे हुए रहते थे। चलिए अब इसको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे देखिए कि क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पास छोटा छोटे ज़मीन थे, जिस पे वह पुराने ढंग से खेती किया करते थे और उसके पास पैसा यानी पूँजी का कमी था, जिसके कारण वह कर को बोझ से दबे हुए रहते थे। माने कर्ज के रूप में वह डूबे रहते थे हमेशा। ठीक है? आ गया समझ में? अब इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अगला क्वेश्चन है कि वायुदाई कौन था? वायुदाई कौन था? ये क्वेश्चन ये बीबीआई है, ठीक है? अब देखिए, वायुदाई पूर्व में अन्नाम का एक शासक था। अन्नाम एक देश है, वहाँ का एक शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना था और कहता है कि बाद में जो फ्रांस आया, फ्रांस के समर्थन से ये दक्षिणी वियतनाम वियतनाम का यह शासक बना था बस। चलिए इससे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये मेरा है, देखिए इसको ध्यान से कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? ठीक है? अब इसको समझिए कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। यानी कहने का अर्थ हुआ यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो भी मजदूर था, बंधुआ मजदूर था, उसको कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को इस पे असीमित अधिकार थे। मालिक जो चाहे वह कर सकता था, लेकिन बंधुआ मजदूर था वह कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? अब चलिए इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है, जो क्वेश्चन पूछा है। अब इसको देखिए, एक मिनट, चलिए। तो हिंद चीन का अर्थ होता है उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। तो हिंद चीन का अर्थ हुआ कि इसमें 3 शहर आता है, लाओस, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है? 3। चलिए अब चलते हैं इससे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? जिनेवा जो समझौता हुआ कब और किसके बीच में हुआ था? तो देखिए जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हुआ था। इतना याद रखिएगा कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम इन दोनों के बीच में होता है कौन सा? जिनेवा समझौता 1954 में। ठीक है? तो याद रखिएगा कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में जिनेवा समझौता होता है, कब होता है? 1954 में होता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ जो आंदोलन है उसको चर्चा करें। तो देखिए हुआ हुआ आंदोलन ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके नेता हुनहु फुसो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है? इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है? तो हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? यह कैसा था? एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है? चलिए अब इससे आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए देखिए कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा। ठीक है? अब देखिए खिलाफत आंदोलन को होने का रीजन क्या था? क्यों हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की का हार हुआ था। तो यही मतलब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उसके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपने सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया। कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें तुर्की का हार हुआ था। तुर्की का जब हार हुआ था
तो सुल्तान को अपने शेष जो प्रदेश बचा था उसे भी इसे भगा दिया था, वंचित कर दिया था और भारत के मुसलमानों का यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया और भारत का जो मुसलमान था वह सोचा भाई ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? एक तो वो हार गया है और उसका जो शेष प्रदेश बच रहा है उसे भी भगा रहे हैं। तो यह भारत का जो मुसलमान था उसको पसंद नहीं आया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का रीजन ये था कि अगर कारण पूछा जाए क्यों हुआ था तो इसका मेन रीजन था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की का हार हुआ था और शेष जो बचा था उसे भी उसे वंचित कर दिया था और यही बात भारत के मुसलमानों को पसंद नहीं आया। इसी के इसी के प्रति भारतीय लोगों ने भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, अब चलिए इससे आगे अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए रॉबर्ट एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार के कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस पर भारतीयों को कारावास में बंद कर सकते हैं। तो रॉबर्ट एक्ट ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों ने यह लाया था और इसके अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी न भी था उसे दोषी करार देकर जेल में बंद कर देता। माने कहानी का अर्थ हुआ कि अंग्रेज का यह मनमानी था कि जिसको चाहे उसे बंद कर दे, जेल में बंद कर दे। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये क्वेश्चन है। चलिए ये भी क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। मेन रीजन यही था। ठीक है, नमक कानून को तोड़ना। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, आगे चलिए दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का क्या क्या उल्लंघन किया। ठीक है, बात कब है तो ये दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को और गांधी जी ने समुद्र को पानी से नमक बनाया और नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी भी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद देश में नमक बनाया जाने लगा था। ठीक है, चलिए इसे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आई है कि गांधी इम्पैक्ट जो हुआ था अथवा दिल्ली समझौता क्या था? जो गांधी इर्विन था यह कब था? 1931 में होता और दिल्ली समझौता ये दोनों क्या था? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में के पूर्व 5 अप्रैल 1931 में लंदन द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन के पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के बीच में राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा। दोनों सेम है कि गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौता दोनों सेम है। किसके बीच में हुआ था? तो एक तो गांधी जी थे और एक था वायसराय था, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। इन दोनों के बीच में होता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। भाई कोई प्रश्न पूछे चाहे मत, ये प्रश्न कंफर्म आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। ठीक है, अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में अब आया तो थोड़ा सा इसको विस्तार कर देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के रीजन क्या था। तो अंग्रेज और चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। चंपारण के किसानों के बीच में एक करार के अनुसार किसानों को खेती के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 बीघा पे 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था, पर किसान ने इसे करना नहीं चाहते थे। गांधी जी चंपारण पहुंचकर इनका कुप्रथा को रोकवा दिया। यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया था। चलिए इसको थोड़ा सा कहानी है जो देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो इसका एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जब
किसानों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था चंपारण के लोगों पे, उसने कहा था कि 1 बीघा पे 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। यह अंग्रेज का शर्त था। लेकिन वहाँ का किसान ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे नील की खेती हो। काहे कि नील की खेती करने से ये होता था कि जो भी भूमि था, वह भूमि बंजर हो जाता था, खराब हो जाता था, उसपे दूसरा फसल आप नहीं उगा सकते हैं। इसलिए वहाँ के किसान नील उगाना नहीं चाहते थे। और लेकिन अंग्रेज उस पे ज़बरदस्ती करता था। तो एक बार की बात है, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी से जाकर मिलते हैं कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उनसे मिलते हैं, तो यहाँ के यानी चंपारण की दुर्दशा को वह बताते हैं। तो महात्मा गांधी उतना सीरियस नहीं लेते हैं, बोलते छोड़ो ये सब होता है, उतना सीरियस नहीं। फिर लेकिन दोबारा एक बार और वहाँ पे जाते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो उन्हें सोचते हैं क्या बात है कि बार-बार हमसे मिलने आ रहा है, कोई तो दिक्कत होगा। इसी कारण वह वहाँ पे जाते हैं, चंपारण जाते हैं और चंपारण जाके इस व्यवस्था को देखकर इस व्यवस्था को वह खत्म करते हैं और कृषि अधिनियम पारित करते हैं और जो भी मुआवजा अंग्रेज ने उनसे लिया था उसे वह वापस करवाते हैं। 3/20 याद रखिएगा। 3/20 कहने का अर्थ हुआ कि 1 बीघा पे 3 कट्ठा इसको 3 कठिया पाती के नाम से भी जाना जाता है। 3 कठिया पाती अगर पूछेगा तो वही है चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया प्रांति एक ही है, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? जो मेरठ षड्यंत्र था उसे आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया था। कहा जाता है कि 1929 ईस्वी में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने 3200 किसानों को मजदूरों को उसको पकड़कर मेरठ ले गया था। ठीक है, कहाँ ले गया था? मेरठ ले गया था। मेरठ में इसके लिए एक विशेष जेल बनाई गई थी और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये कहने का अर्थ ये हुआ कि भाई कि 1929 की बात है। कब? 1929 की बात है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? कि 1929 की बात है। कब? 1929 की। 1929 में क्या करता है, ब्रिटिश सरकार ने 32 लोगों को, जो किसान थे, उनको जाता है कहाँ पे? मेरठ पे। मेरठ में ले जा करके एगो विशेष जेल बनाता है, उसी के अंदर इ 32 को नज़रबंद कर देता है। मतलब वहाँ पे कारावास में उसको डाल देता है। एक बात पता चलता है, तो यह मुकदमा के रूप में जाना जाता है और मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? जंतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, तो देखिए जंतरा भगत का जन्म 1888 में कहाँ पे? झारखंड के बिष्णुपुर थाना के एक गांव में हुआ था। कहाँ पे? तो झारखंड में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि ये जतरा भगत का जन्म जो हुआ था 1888 में झारखंड झारखंड में हुआ था। इतना भी याद रखिए चलेगा, झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम कोदल उराव और माँ का नाम लिबरी था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? कोदल उराव और माँ का नाम था लिबरी था। 1912 से 1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स भरने तथा कुली के रूप में मजदूर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो जनता भगत के बारे में ये याद रखिएगा कि इनका जन्म 1888 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कोदल उराव था और माता का नाम लिबरी था। 1912 से 14 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन लड़ा और उन्होंने ये बताया कि आप टैक्स मत भरिए, कुली मत बनिए, मजदूरी करने से इन्होंने मना किया था। ठीक है, आगे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था? ये क्वेश्चन इस बार तो पक्का आएगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? तो वर्ष है 1917। 1917 में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया था। क्या किया था? बोनस देने से क्या इनकार कर दिया था। ठीक है, गुजरात का जो मालिक था वह किसानों को बोनस देने से इनकार कर दिया था।
तब कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। क्या किया था? कपड़ा में जितना भी काम कर रहा था वह मजदूर हड़ताल कर दिया था। गांधी जी ने हड़ताल का समर्थन किया था और बाद में मजदूरों को साथ ही खेती हर मजदूरों को समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो क्योंकि इसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि गुजरात में जो मिल मालिक था वह बोनस देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहाँ का जो भी मजदूर था वह हड़ताल पे चला गया था, वह काम नहीं कर रहा था। इसलिए वहाँ पे एक विशेष प्रकार का यूनियन बनाया गया जिसे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कहा गया। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसी हुई? जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग उसकी उत्पत्ति कैसी हुई? ठीक है, तो देखिए पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधे को चलाने एवं उससे संबंधित अन्य अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुनिश्चित, शिल्पी, प्रबंधक और वकील, प्रचार आदि की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता से एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जिसे क्या कहा था? बुर्जुआ वर्ग कहा गया था। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो पूंजीपति था वह अपने उद्योग चलाने के लिए वैज्ञानिक, कुशल, शिल्पी, प्रबंधक ये सब की क्या आवश्यकता पड़ा? जरूरी पड़ा। और इसी आवश्यकता को एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया और जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित जो मध्यम वर्ग बना उसी को बुर्जुआ वर्ग कहा गया। बुर्जुआ वर्ग था वह शिक्षित था। ठीक है, चलिए इससे आगे चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? चलिए देखिए कि हाथों द्वारा बनाए गए वस्तु जिसे हथकरघों के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर वस्तुओं को निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा गया? औद्योगिकरण कहा गया। कहने का अर्थ है कि पहले अगर कोई मशीन उसी नहीं था तो सब हाथ से काम अपना करता था, जैसे पंखा बीनता था, सूत चलाता था, ये सब तब जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुआ था तब। लेकिन औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से अनेक प्रकार का मशीन आ गया और आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करने की प्रक्रिया हुआ, उसी को कहा गया औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण को सिंपल समझिए कि पहले जब मशीन नहीं था तो धीमे-धीमे करके, गति-गति करके काम करते थे और काम करने में समय भी लगता था और अधिक समय भी लगता था और प्रोडक्ट भी उत्पादन कम होता था। लेकिन मशीन आने से समय भी कम लगता है, प्रोडक्ट अधिक से अधिक मात्रा में निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? ठीक है, विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। कहने का अर्थ हुआ कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां पे विश्व के सभी देशों को सभी वस्तुएं आम लोग खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसी को कहता है विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक संकट से क्या समझते हैं? आर्थिक संकट का आशय है जब अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप पड़ जाए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और बैंकों का दिवालिया हो जाए और वस्तु तथा मुद्रा दोनों ही कम हो जाए। अब आर्थिक संकट कब आता है? तो आर्थिक संकट, व्यापक आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब इसका आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो इसका रीजन ये था कि कि जितना भी उद्योग हो या व्यापार हो सब क्या हो जाए? ठप पड़ जाए, कोई भी काम ही नहीं हो, एक सब ठप पड़ जाए और लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाएं और बैंकों का दिवालिया हो जाए, बैंक मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उसी को रहता है आर्थिक संकट। ठीक है, अब चलिए आगे। चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देश में अपने व्यापक के बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर होता है, उसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण। माने एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर करता है, उसी को बोला जाता है भूमंडलीकरण।
याद रखिएगा कि एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो उसे कहा जाता है भूमंडलीकरण। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बढ़ाना। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बढ़ाना और और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना। ठीक है, तो इसका दो काम था। पहला काम था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और दूसरा काम था कि मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर रखना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो अपने देश के अलावा दूसरे देश में उद्योग लगाने वाले कंपनियों को अपने देश के अलावा दूसरे देश में उद्योग लगाने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कहते हैं किसे? ठीक है, तो अपने देश के अलावा दूसरे देश में जो उद्योग के लिए अपनी कंपनियां लगा रहा है उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मतलब जैसे हम भारत के हैं और चीन में हम अपना कंपनी बसा रहे हैं तो ये हो गया कौन सा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया। वह और देखिए वह कंपनी पूंजी तो अपनी लगाती है लेकिन कच्चा माल और श्रम उस देश विशेष से ली जाती है। अब हम कोई वहाँ पे फैक्ट्री लगाएँ, हम फैक्ट्री लगाएँ वहाँ पे तो जो जो भी वहाँ के सामान की ज़रूरत पड़ेगा हम चीन से ही लेंगे, भारत से वहाँ नहीं ले जाएँगे। उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है? अब देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है? इसको देखिए। देखिए पहला छापामार, छापामार क्या है? ठीक है? तो छापामार का आविष्कार का उतना ही उत्तम है जितना मानव द्वारा आग, पहिया और लिपि का छाप सॉरी छापाखाना है, 1 मिनट, छापाखाना।